नमस्कार दोस्तों, माय बुक एफएम के यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। और आज जिस पुस्तक के बारे में हम देखेंगे वो पुस्तक है डीप वर्क। इसके लेखक है कैल न्यूपोर्ट। और ये पुस्तक एक ऐसे विषय के बारे में है जो आजकल के युवा पीढ़ी और सभी लोगों को जो अपने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, अपने काम को, अपने करियर को, अपने ज़िंदगी को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचाना चाहते हैं, उनके लिए इस पुस्तक का विषय है डीप वर्क, यानी गहरा काम या गहराई से किसी काम में अपना मन लगाना और उसे और भी अच्छी तरीके से करना। इस पुस्तक में लेखक ने ऐसी अनेक उदाहरणों से, ऐसी अनेक तकनीकों से ये सिद्ध किया है कि अगर आप किसी काम को पूरी कंसंट्रेशन से, पूरी गहराई से करते हो, उसमें पूरे डिटेलिंग में अपने आप को इन्वॉल्व करते हो, तो वो काम अपने आप में एक अलग ही मुकाम पे पहुंच जाता है। तो इस पुस्तक में लेखक ने क्या क्या हमारे साथ संवाद किए हैं, क्या उन्होंने बताया है, ये हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस पुस्तक की ये डिस्कशन। तो पुस्तक का नाम है डीप वर्क और इसमें अलग अलग अध्याय है। हर अध्याय में लेखक ने अलग अलग पहलुओं को छुआ है। तो हम अध्याय 1 से शुरुआत करते हैं। तो डीप वर्क पुस्तक का जो पहला अध्याय है, डीप वर्क के बारे में इसमें बताया है कैल न्यूपोर्ट ने। डीप वर्क की महत्वपूर्णता पर विस्तार से चर्चा की है। इस अध्याय में उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया है कि क्यों आजकल उच्च स्तर की एकाग्रता की कमी हो रही है और हमें डीप वर्क की आवश्यकता क्यों होती है। यहाँ पूर्वानुमान किया गया है कि एकाग्रता से भरी जिंदगी डीप वर्क को अपनाने से हमारी उत्पादकता में सुधार आता है। न्यूपोर्ट शुरुआत में बताते हैं कि आधुनिक तकनीकी प्रगति ने दुनिया में तेज़ी से बदलाव तो लाया है और नए संचार के साधनों के विकास ने हमारी ज़िंदगी को आसान और समृद्ध बना दिया है, लेकिन इसके साथ ही इस तकनीकी के विकास के बीच हमारी एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है, हमारी ध्यान की कमी। लोग अब अधिकतर समय को सोशल मीडिया, ईमेल, मैसेंजर और अन्य विभिन्न रूपों में व्यतीत कर रहे हैं, जो उन्हें नहीं सिर्फ बेकार समय की खोज में बिताने के लिए व्याप्त कर रहा है, बल्कि इससे उनके अच्छे समय को भी खत्म होने का सामना करना पड़ रहा है। न्यूपोर्ट डीप वर्क को उच्च स्तर की एकाग्रता की प्रतिस्पर्धा के लिए एक समय व्यवस्था के रूप में परिभाषित करते हैं, जिसमें हम एक विशेष कार्यालय या काम के स्थान पर खुद को उत्पादक बनाते हैं और निरंतर बाधाओं का सामना करते हैं। डीप वर्क का महत्व इसलिए है क्योंकि इससे हमारी संवेदनशीलता की विकास होता है। हम अधिक समय तक एक कार्य में एकाग्र हो पाते हैं और हम बेहतरीन परिणाम प्राप्त करने की क्षमता को विकसित कर लेते हैं। न्यूपोर्ट डीप वर्क के फायदों को समझाते हुए उन्होंने कई उदाहरणें दिए हैं, जैसे कि बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, वर्जीनिया वुल्फ और अन्य विश्व प्रसिद्ध व्यक्तियों ने अपने जीवन में डीप वर्क का उपयोग कैसे किया है। उन्होंने बताया है कि ये लोग सिर्फ एकाग्रता के द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हुए, बल्कि डीप वर्क का उपयोग करके अपने जीवन में उच्च स्तर की सफलता और संतुष्टि प्राप्त करने में भी सक्षम हुए हैं। इसीलिए न्यूपोर्ट का मुख्य संदेश है कि हमें भी डीप वर्क को अपनाकर अपनी उत्पादकता, सृजनशीलता और जीवन के अन्य क्षेत्रों में सफलता को प्राप्त करना चाहिए। अभी इसके बाद लेखक बताते हैं कि डीप वर्क के बारे में कुछ विशेष बातें हमारे साथ वो डिस्कस करते हैं। उसमें दूसरे अध्याय में लेखक कहते हैं, शाम खत्म करते हुए कर्मठता, क्यों गहन कार्य जरूरी है। इस अध्याय में न्यूपोर्ट तर्क देते हैं कि गहन कार्य एक मूल्यवान कौशल्य है जो आपको अपने काम में बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। वे यह बताते हैं कि डिजिटल युग में जहां हम लगातार विचलित होते हैं, संज्ञानात्मक रूप से मांग वाले कार्य पर बिना किसी विचलन के ध्यान केंद्रित करने की क्षमता तेजी से महत्वपूर्ण हो रही है। न्यूपोर्ट गहन कार्य के 3 मुख्य लाभों को सूचीबद्ध करते हैं। उच्च गुणवत्ता वाला काम,
गहन कार्य आपको अपने काम की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकता है, क्योंकि आप बिना किसी विचलन के अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। गहरी संतुष्टि। गहन कार्य यानी डीप वर्क आपको एक गहरी संतुष्टि की भावना देता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपने काम को पूरी तरह से कर रहे हैं। तीसरा, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ। गहन कार्य आपको एक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ देता है, क्योंकि आप उन लोगों से आगे निकल जाते हैं जो मल्टीटास्किंग पर भरोसा करते हैं। न्यूपोर्ट यह भी बताते हैं कि गहन कार्य करने के लिए कुछ चीज़ें आवश्यक है। सबसे पहले आपको एक विचलन मुक्त वातावरण की आवश्यकता है। दूसरे, आपको अपने काम से पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। तीसरी, आपको अपने काम को एकल कार्य के रूप में करने की आवश्यकता है। यहाँ पे दोस्तों लेखक ने ये 3 चीज़ें बताई है जिसमें हमारे कुछ भ्रम होते हैं कि मल्टीटास्किंग आज की दुनिया की या आज के काल की सबसे बड़ी ज़रूरत है। बट लेखक यहाँ आपसे संतुष्ट नहीं होंगे या आपसे एग्री नहीं करेंगे। यहाँ लेखक 3 चीज़ों में से पहला जो बताते हैं कि गहरी संतुष्टि और उच्च गुणात्मक वाला काम, ये अगर आपको पाना है तो गहन कार्य यानी डीप वर्क ज़रूरी है। और ऐसी आपको काम करने की जगह सिलेक्ट करनी पड़ेगी जहाँ पे आपको विचलित करने वाले कारणों की कोई भी संभावना नहीं है। उसके बाद लेखक कहते हैं, न्यूपोर्ट का मानना है कि गहन कार्य एक महत्वपूर्ण कौशल्य है जो हमें अपने काम में बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि हम डिजिटल विचलन से बचने और गहन कार्य करने के लिए समय निकालने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। उसके बाद लेखक कहते हैं कि उच्च गुणवत्ता वाला काम जब आप बिना किसी विचलन के ध्यान केंद्रित कर सकते हैं तो आप अपने काम पर अपना पूरा ध्यान दे सकते हैं। इससे आप समस्या पर अधिक गहराई से सोच सकते हैं, बेहतर समाधान निकाल सकते हैं और उच्च गुणवत्ता वाला काम कर सकते हैं। गहन कार्य एक मूल्यवान कौशल्य है जो आपको अपने काम में बेहतर बनने में मदद कर सकता है, यदि आप बिना किसी विचलन के उस कार्य को कर पाए। इसके बाद के अध्याय में लेखक कुछ दिलचस्पी भरे बातें हमारे साथ करते हैं। वो कहते हैं डीप वर्क पुस्तक का 3रा अध्याय इसमें। इस अध्याय में लेखक क्या कहते हैं, तो इस अध्याय में कैल न्यूपोर्ट ने डीप वर्क की ताकत को अध्ययन और शिक्षण के क्षेत्र में उपयोग करने के लिए उपयुक्त तरीके बताए हैं। यह अध्याय उन लोगों को प्रेरित करता है जो शिक्षण, अध्ययन और संबोधन के क्षेत्र में उच्च स्तरीय उत्पादकता चाहते हैं। न्यूपोर्ट ने शुरुआत में बताया है कि विश्वासघाती आंकड़ों के बावजूद डीप वर्क शिक्षा और अध्ययन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वे विभिन्न शोधों और उदाहरणों के माध्यम से दिखाते हैं कि विद्वानों और शिक्षकों के बीच ऐसे कई उदाहरण हैं जो डीप वर्क का उपयोग करके उच्च स्तरीय अर्थात उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। शिक्षण या अध्ययन का समय स्थापित करें। यहाँ न्यूपोर्ट ने बताया है कि हमें अपने शिक्षण या अध्ययन के लिए विशेष समय स्लॉट का चयन करना चाहिए जिसमें हम बिना विचलित होकर अपने काम में एकाग्र हो सके। वे सुझाव देते हैं कि यह समय सकारात्मक, तनाव मुक्त और अव्यवस्थितता रहित होना चाहिए। दोस्तों, हम जब कोई भी काम करने बैठते हैं, आप किसी पुस्तक को पढ़ने के लिए बैठते हैं, किसी पुस्तक के ऊपर या किसी विषय के ऊपर लिखने के लिए बैठते हैं या जो भी आप काम करने बैठते हैं, तो हम पूरी तरह से विचलित होने वाले संसाधनों के बीच रहते हैं, जैसे कि आपका मोबाइल, टीवी, घर वालों की बातचीत, पड़ोसी की बातचीत। और इस विचलित भरे वातावरण में आप अगर अपना काम या अध्ययन करना शुरू करोगे तो आपका विचलित होना और गहन कार्य से दूर होना स्वाभाविक है। तो लेखक यहाँ पे हमें यही सुझाव देते हैं कि आपको अगर अध्ययन करना है, शिक्षण करना है, तो आपको इस विचलित भरे संभावनाओं के जो भी तरीके हैं, जो भी कारण हैं, इनसे दूर होकर एक ऐसे वातावरण में इस शिक्षा को, अध्ययन को ग्रहण करना चाहिए जिसमें आपकी एकाग्रता बनी रहे। अंधकार की प्रतियोगिता। यह नियम अंधकार की स्थिति में हमारे अध्ययन या शिक्षण को बाधित करने वाले विभिन्न तत्वों के प्रति सतर्कता रखने को प्रेरित करता है।
हमें इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन या अन्य अवकाशकालिक गतिविधियों से बचाकर अपने काम पर एकाग्रता से ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उच्च स्तरीय प्रदर्शन के लिए नियमित व्यायाम। न्यूपोर्ट ने बताया है कि एकाग्रता के लिए शारीरिक स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है। वे उन्हें सलाह देते हैं कि व्यायाम को नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए, जो हमारे मस्तिष्क को ताजगी और सक्रिय बनाए रखता है। अध्ययन के क्षेत्र में उपयोग करने के लिए उच्च स्तरीय उत्पादकता को प्राप्त करने के लिए चर्चा कीजिए। इस अध्याय में विशेष रूप से शिक्षकों, विद्वानों और छात्रों को उन्नत तकनीकों का उपयोग करके उच्च स्तर की पढ़ाई और शिक्षा कैसे करें, उसके लिए नई दिशा निर्देशन प्रदान किए गए हैं। उसके बाद का जो अध्याय है ये अति महत्वपूर्ण अध्याय है। उसके इस अध्याय में गहरी मेहनत के नियम यानी द रूल्स ऑफ डीप वर्क के बारे में यहाँ पे लेखक ने चर्चा की है। डीप वर्क पुस्तक का ये चौथा अध्याय है, जिसमें बाहरी दुनिया के बदलते नियम काफ़ी महत्वपूर्ण हैं ये बताया है। इस अध्याय में कैल न्यूपोर्ट ने डीप वर्क को बाहरी दुनिया और तकनीकी प्रगति के साथ कैसे संबोधित करे उसकी तकनीकों को प्रस्तुत किया है। न्यूपोर्ट ने इस अध्याय में विशेष रूप से बाहरी दुनिया में डीप वर्क को कैसे अपनाएं इस पर विचार किया है। वे बताते हैं कि आजकल की डिजिटल युग में बहुत सारी तकनीकें उपलब्ध हो गई है जो हमारे डीप वर्क को बाधित कर सकती है, जैसे कि सोशल मीडिया, ईमेल, नोटिफिकेशन और अन्य विभिन्न विकल्प। इन तकनीकों का उपयोग हमारे ध्यान को विचलित करता है और हमारी एकाग्रता और उत्पादकता को कम कर सकता है। न्यूपोर्ट ने डीप वर्क को बाहरी दुनियाओं में अपनाने के लिए विभिन्न तकनीकों का यहाँ पे विश्लेषण किया है। इसमें से पहली तकनीक है डिस्कनेक्ट करें। यहाँ न्यूपोर्ट ने सुझाव दिया है कि जब हम अपने डीप वर्क के समय में हो तो हमें सोशल मीडिया, ईमेल और अन्य तकनीकों से डिस्कनेक्ट होना चाहिए। वे इसे डिजिटल विश्राम समय के रूप में वर्णित करते हैं। उसके बाद उन्होंने दूसरा नियम बताया है डीप वर्क जोन निर्माण करें। वे यह बताते हैं कि हमें डीप वर्क के लिए एक विशेष क्षेत्र निर्माण करना चाहिए जहां हमें नए और उत्कृष्ट काम करने में मदद मिले। यह क्षेत्र शांत और सुविधाजनक होना चाहिए और हमारी एकाग्रता को स्थायी रूप से उत्पन्न करना चाहिए। तीसरा नियम वो बताते हैं कि वेब ब्राउजिंग के लिए समय सीमा लगाएं। एक और महत्वपूर्ण सुझाव है हमें अपने वेब ब्राउजिंग के लिए समय सीमा लगानी चाहिए। वे कहते हैं कि वेब ब्राउजिंग एक आकर्षण है जो हमें विचलित कर सकता है और विश्राम के लिए बनाया गया है, लेकिन इसका असर हमारी डीप वर्क प्रक्रिया पर हो सकता है। इसीलिए हमें अपने वेब ब्राउजिंग के लिए समय सीमा लगाने की ज़रूरत है और उच्च स्तरीय एकाग्रता बनाने की ज़रूरत है। उसके बाद लेखक यहाँ पे कहते हैं कि इस अध्याय में न्यूपोर्ट ने यह साबित किया है कि डीप वर्क को बाहरी दुनिया में भी अपनाया जा सकता है। यह एक मुश्किल प्रक्रिया नहीं है। वे विभिन्न तकनीकों का प्रयोग यहाँ पे ध्यान से भरी विशेषताओं के साथ डीप वर्क को बाहरी दुनिया में लागू करने के लिए समझाते हैं। इसीलिए इस अध्याय से हमें डीप वर्क को अपने रोज़मर्रा के जीवन में सफलतापूर्वक शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी ज्ञान प्राप्त होता है। उसके बाद पाँचवें अध्याय में लेखक डीप वर्क और सोशल मीडिया इन दोनों का परिणाम समझाते हैं। लेखक ने कई रणनीतियों को प्रस्तुत किया है जो व्यक्ति को सोशल मीडिया का समझदारीपूर्वक और प्रभावी उपयोग करने में मदद करते हैं, जिससे वे डीप वर्क पर ध्यान केंद्रित कर सके और उसके नकारात्मक प्रभाव से बच सके। उसमें से पहला जो तकनीक है, सोशल मीडिया उपयोग में संकल्पपूर्वक होना चाहिए। पहला उपाय है सोशल मीडिया का संकल्पपूर्वक और समझदारीपूर्वक उपयोग करना। बिना सोचे समझे फीड को खोलकर न देखें, बल्कि सोशल मीडिया खातों की जांच के लिए विशेष समय निर्धारित करें। सोशल मीडिया पर समय सीमित करना चाहिए। सोशल मीडिया उपयोग के लिए सख्त समय सीमा निर्धारित करना एक महत्वपूर्ण रणनीति है। इसे प्राप्त करने के लिए
ऐप्स या सुविधाएं उपयोग करने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताए गए समय का अनुगमन और सीमित कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर बताए गए समय को संयमित रखें। व्यक्ति डीप वर्क और अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए अधिक समय उपलब्ध कर सकता है। सोशल मीडिया के अनुकूल कंटेंट को चुनना चाहिए। लेखक सोशल मीडिया फीड पर देखे जाने वाले कंटेंट को चुनने की सलाह देते हैं। ऐसे खातों को अनफॉलो या म्यूट करें जिससे कोई महत्वपूर्ण या ध्यान भटकाने वाली जानकारी मिलती है। बजाय इसके ऐसे खातों को फॉलो करें जो व्यक्ति के रुचियों, उद्देश्यों से संबंधित मूल्यवान जानकारी, प्रेरणा और सीखने के अवसर प्रदान कर सके। डिजिटल डिटॉक्स का लागू करें। डिजिटल डिटॉक्स को लागू करें। यह उपाय सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव से बचने और गहरी मेहनत पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डिजिटल डिटॉक्स का अर्थ होता है सोशल मीडिया और इंटरनेट से नियमित अवधि में अलग रहना या उनसे पूरी तरह से दूर रहकर अपने मस्तिष्क को आराम देना। यह विधि आपको अपने दिमाग को शुद्ध करने, एकाग्रता को बढ़ाने और सोशल मीडिया से छुट्टी लेने से लाभ प्रदान करती है। डिजिटल डिटॉक्स का अनुसरण करने के लिए आप निम्नलिखित कदम अपना सकते हैं। पहला जो उपाय यहाँ पे लेखक ने सुझाया है वो है समय सीमा निर्धारित करें। सोशल मीडिया के उपयोग के लिए सख्त समय सीमा निर्धारित करें। यह समय रोज़ाना, साप्ताहिक या मासिक भी हो सकता है। जैसे कि रोज़ाना सोशल मीडिया का समय सीमित करके 2 घंटे, 3 घंटे या उससे कम समय का ही उपयोग करने का प्रयास करें। सोशल मीडिया अवधि का समय निर्धारित करें। सोशल मीडिया ऐप्स को समय सीमित करें। सोशल मीडिया के ऐप्स में समय सीमित करने वाले फीचर्स का उपयोग करें। इससे आप अपने दिनचर्या में सोशल मीडिया के साथ सकारात्मक समय का निर्धारण कर सकते हैं। सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस को बंद करें। सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस को बंद करके व्यक्ति को अनचाहे दिलचस्पी से बचाया जा सकता है। नोटिफिकेशंस के साथ अवगत होने से व्यक्ति गहरी मेहनत के दौरान भी अनचाहे विचारों के साथ आत्मविश्वास की कमी महसूस कर सकता है। बेहतर विकल्प को खोजें। सोशल मीडिया का उपयोग करने के बजाय आपको उन विकल्पों को खोजने की ज़रूरत है जो सोशल मीडिया के इस्तेमाल को कम कर सकते हैं। सोशल मीडिया और गहरी मेहनत की लड़ाई। इस अनुमान में लेखक बताते हैं कि सोशल मीडिया और गहरी मेहनत की लड़ाई में व्यक्ति कैसे असफल हो सकता है। यहाँ उन्होंने सोशल मीडिया के उपयोग से होने वाली दिक्कतों और ध्यान को विचलन से कैसे बचना चाहिए इस बारे में बताया है। गहरी मेहनत को सोशल मीडिया से अलग रखने के उपाय। इस भाग में लेखक विभिन्न उपायों को साझा करते हैं जो व्यक्ति को सोशल मीडिया के विलीन असरों से बचाने में मदद करता है। समाप्ति में लेखक सोशल मीडिया के गहरी मेहनत पर होने वाले प्रभावों और जांचों को साझा करते हैं। सकारात्मक उपयोग करने के महत्व को उजागर करते हैं। उन्होंने बताया है कि सोशल मीडिया एक प्रेरणा स्रोत हो सकता है जो व्यक्ति को सक्रिय बनाता है और सीखने को सुगम बनाता है। सकारात्मक तरीके से सोशल मीडिया का उपयोग करके व्यक्ति गहरी मेहनत पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हो सकता है और उसे उसके जीवन में आने वाला नकारात्मक प्रभाव से बचने में मदद मिल सकती है। सोशल मीडिया के उचित रूप से उपयोग करना और ध्यान से निगरानी करना आखिरकार एक उत्पादक और संतुष्टजनक काम जीवन को सहायक हो सकता है। उसके बाद 6ठे अध्याय में लेखक बताते हैं उच्च सत्ववादी शाखा। इस अध्याय में गहरी मेहनत पुस्तक के 6ठे अध्याय में लेखक विभिन्न शक्तिशाली और उच्च सत्ववादी नियमों के बारे में चर्चा करते हैं जिनका अनुसरण करके व्यक्ति उदासीनता के बिना अपनी मेहनत को नियमित बना सकता है। अभी ये कौन से सत्ववादी शाखाएं या विचार है इसके बारे में हम बात करेंगे। उच्च सत्ववादी शाखा का महत्व। लेखक शुरुआत में उच्च सत्ववादी शाखा के महत्व को समझाते हैं। इस शाखा का मूल उद्देश्य यह है कि व्यक्ति बिना उदासीनता के नियमित रूप से अपनी गहरी मेहनत को कर सकता है। उसमें से पहला जो नियम है आंकड़े निरीक्षण।
यह नियम व्यक्ति को अपने काम की प्रगति को निगरानी करने के लिए सक्षम बनाता है। व्यक्ति को अपने काम के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और नियमित अंतराल पर अपने आंकड़े निरीक्षण करने चाहिए, उन्हें समीक्षा करनी चाहिए। उन्हें अपने काम में सुधार के लिए संदेहात्मक क्षेत्रों का पता चलता है और वे अपने प्रदर्शन को सुधार कर सकते हैं। सक्रिय खाता। इस नियम के अनुसार व्यक्ति को अपने दैनिक काम में सक्रिय रहना चाहिए। सक्रिय खाता बनाने से व्यक्ति अपने काम में एकाग्रता से लगा रहता है और उदासीनता का सामना करने में कमी होती है। व्यक्ति को अपने काम को उच्च स्तर पर प्राप्त करने के लिए वारंवार सक्रिय रहने की आवश्यकता होती है। डिजिटल अनुप्रयोग। इस नियम के तहत लेखक व्यक्ति को अपने स्मार्टफोन या इंटरनेट के उपयोग को सीमित करने की सलाह देते हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल विभाजनों से दूर रहकर व्यक्ति अपने दैनिक काम में ज़्यादा एकाग्रता दे सकता है और अपने मस्तिष्क को नवनिमित्तम विचार के लिए खुले रख सकता है। सबल उद्दीपना। इस नियम के अनुसार व्यक्ति को अपने काम में सबल उद्दीप देने वाले स्रोतों का अनुसरण करना चाहिए। सबल उद्दीपना स्रोत से व्यक्ति ने नए और न्यूनतम विचार प्राप्त कर सकता है। निश्चित समय बिंदु का उपयोग। इस नियम के तहत व्यक्ति को अपने दैनिक काम में निश्चित समय बिंदुओं का उपयोग करना चाहिए। उच्च सत्ववादी नियमों के लाभ। इस भाग में लेखक उच्च सत्ववादी नियमों के लाभों को विस्तार से बताते हैं। इन नियमों के अनुसार से व्यक्ति उदासीनता के बिना नियमित रूप से काम कर सकता है, समय का उचित तरीके से प्रबंधन कर सकता है और उच्च स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त कर सकता है और नए उत्प्रेरणा स्रोतों को खोज सकता है। उच्च सत्ववादी नियमों के उदाहरण। इस अनुभाग में लेखक विभिन्न उच्च सत्ववादी नियमों के उदाहरण देते हैं जिन्हें व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में अपना सकता है। इन नियमों के माध्यम से व्यक्ति काम में एकाग्रता और समर्पण प्राप्त करता है और अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता विकसित करता है। उच्च सत्ववादी नियमों का अनुसरण करने की चुनौतियाँ। इस अनुभाग में लेखक उच्च सत्ववादी नियमों का अनुसरण करने की चुनौतियों को परिभाषित करता है। व्यक्ति को इन नियमों का पालन करने में समर्थ होने के लिए समय, संयम और संघर्ष की आवश्यकता होती है। उसके बाद के अध्याय में लेखक कुछ ऐसी बातों के ऊपर अपना मत प्रदर्शित करते हैं जो हमें उच्च स्तरीय काम करने के लिए बाधाएं उत्पन्न करते हैं। अभी इसमें लेखक कुछ ऐसे मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं जो हमें अपनानी चाहिए। उसमें से पहला मुद्दा है शांति का समर्थन करना। नीचे सत्ववादी शाखा के अनुष्ठान में शांति को प्रोत्साहित किया जाता है। शांत एवं स्थिर माहौल में व्यक्ति को अपने मस्तिष्क को ध्यानवश रखने का अवसर मिलता है, जिससे उसके सोचने की शक्ति विकसित होती है। लेखक ने विभिन्न तकनीकों को प्रस्तुत किया है, जैसे मेडिटेशन, योग, प्राकृतिक वातावरण में समय बिताना आदि, जो व्यक्ति शांति एवं मनोनिग्रह की प्राप्ति में मदद करते हैं। विचारों को समझना और स्थान देना। नीचे सत्ववादी शाखा में व्यक्ति को अपने विचारों को समझने और उन्हें मानने की प्रेरणा मिलती है। यहाँ पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि विचारों को स्थान देने का अर्थ है कि व्यक्ति उन्हें बेहतर और सकारात्मक तरीके से प्रयोग कर सकता है और उनसे सीखने का प्रयास करता है। संवेदनशीलता और अवकाश का महत्व। इस अध्याय में लेखक ने संवेदनशीलता और अवकाश के महत्व को बताया है। विश्राम और शांति के समय व्यक्ति की संवेदनशीलता बढ़ती है और उसे अपने भावनाओं और विचारों को समझने का अवसर मिलता है। इसके साथ ही विश्राम के समय में व्यक्ति अपने आप को भागदौड़ और तनाव से दूर करता है, जो उसके लिए मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होती है। क्रिएटिविटी और समस्या के समाधान में मदद। नीचे सत्ववादी शाखा में विश्राम के समय में व्यक्ति की क्रिएटिविटी का समर्थन किया जाता है। सांत्वना और आराम में व्यक्ति के दिमाग में नए और नवीनतम विचार
उत्पन्न होते हैं जो समस्याओं के समाधान में मदद कर सकते हैं। इस अध्याय में लेखक ने विश्राम, शांति और सोचने के स्थान के महत्व को उजागर किया है और नीचे सत्ववादी शाखा के नियमों का वर्णन किया है जो व्यक्ति को उद्दीपना और सकारात्मकता के साथ गहरी मेहनत में समर्थन बनाए रखता है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में सांत्वना और सकारात्मकता के भाव को बढ़ाते हुए उन्हें अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अधिक सक्रिय तरीके से दिशा देने में समर्थ हो सकता है। अध्याय 8 में लेखक होलोजेनिक उपस्थिति, घर, ऑफिस और संवाद, इसके बारे में बात करते हैं। गहरी मेहनत पुस्तक के अध्याय 8 में लेखक कैल न्यूपोर्ट होलोजेनिक उपस्थिति की चर्चा करते हैं जो व्यक्ति को घर, ऑफिस और संवाद में सक्रिय रहने की कला को समझाती है। होलोजेनिक परिस्थिति विभिन्न स्थानों और समस्याओं में सक्रियता एवं उत्पादकता को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण सामग्री है। इस अध्याय में लेखक ने होलोजेनिक उपस्थिति के प्रमुख तत्वों को विस्तार पूर्वक समझाया है जिसमें निम्नलिखित मुख्य अंश शामिल है। संवाद में होलोजेनिक उपस्थिति। संवाद की विशेषता को ध्यान में रखते हुए लेखक ने बताया है कि अच्छे संवाद में होलोजेनिक उपस्थिति का बहुत महत्व होता है। संवाद में व्यक्ति को ध्यानवश रखने, समझने और समर्थ उत्तर देने की योग्यता होनी चाहिए। होलोजेनिक उपस्थिति से व्यक्ति सक्रिय रूप से संवाद में शामिल होता है और उचित रूप से विचार करके समस्याओं का समाधान करने में मदद कर सकता है। विचारों की गहराई और स्वरूप। होलोजेनिक उपस्थिति के अंतर्गत व्यक्ति को विचारों की गहराई में जाने, उन्हें समझने और समाधान प्रस्तुत करने का मौका मिलता है। इससे व्यक्ति अपने सोचने के प्रकार को समझ सकता है और अपने विचारों को सकारात्मक और उत्पादक तरीके से प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर सकता है। संवेदनशीलता और सहजता। होलोजेनिक उपस्थिति में व्यक्ति की संवेदनशीलता और सहजता बढ़ती है। यह व्यक्ति को संवाद के दौरान दूसरों की भावनाओं को समझने में मदद करता है और सजगता से उचित रूप से उत्तर देने में सक्षम बनाता है। इससे संवाद में बाध्यताओं के बिना नए और संवेदनशील विचार प्रकट हो सकते हैं और जो समस्याओं के समाधान में मदद कर सकते हैं। इस अध्याय में लेखक ने होलोजेनिक परिस्थिति की महत्वपूर्ण तत्वों को बताया है जो व्यक्ति को घर, ऑफिस और संवाद के विभिन्न पहलुओं में सक्रिय रहने की योग्यता प्रदान करते हैं और इसे अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए सक्रिय तरीके से प्रोत्साहित करते हैं। अध्याय 9 में लेखक ने सोशल मीडिया की गहराई के कामों में कैसी उपयोगिता करनी चाहिए इसके बारे में बताया है। दूरदर्शिता और खाली समय की भरपाई नामक अध्याय में लेखक ने सोशल मीडिया के उपयोग से जुड़े विभिन्न पहलुओं और यह अध्याय दिखाता है कि कैसे सोशल मीडिया का असंतोषजनक उपयोग व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकता है और उसकी दूरदर्शिता और खाली समय की भरपाई को प्रभावित कर सकता है। सोशल मीडिया का खाली समय में उपयोग। लोग अक्सर खाली समय में सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं जब उन्हें बोरी लगती है या वे अपने व्यक्तिगत जीवन के तनाव को भुलाने की कोशिश करते हैं। तब वे सोशल मीडिया पर अपना समय बिताते हैं। इससे उन्हें वास्तविकता से दूरी होती है और समस्याओं से भागने का मौका मिलता है। लेकिन इसका परिणाम स्वरूप वे अपने खाली समय को सोशल मीडिया के चक्कर में खो देते हैं और अपने असली रुचियों और रमणीक कार्यों से वंचित रह जाते हैं। दूरदर्शिता का समस्या पर प्रभाव। सोशल मीडिया के उपयोग से व्यक्ति दूरदर्शी बन सकता है और उसकी खुद की लक्ष्यों की खोज में कठिनाई हो सकती है। जब वे सोशल मीडिया पर दूसरों के जीवन को देखते हैं तो वे अपने जीवन की तुलना में अपने को कमज़ोर महसूस करते हैं और अपने असली लक्ष्यों और सपनों को प्राप्त करने के लिए अक्सर डीमोटिवेट हो जाते हैं। उन्हें अपने विचारों को स्पष्ट करने और अपनी पूर्णता के लिए निरंतर प्रयास करने की ज़रूरत होती है। सोशल मीडिया के उपयोग का समय नियंत्रण। इस अध्याय में लेखक ने सोशल मीडिया के उपयोग को समयबद्ध रूप से नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपायों की सलाह दी है।
लोग सोशल मीडिया का उपयोग विशेष समय में करें, जैसे कि खाली समय में नहीं, सभी कार्यों के बीच या दिन के अंत में। इससे वे अपने असली जीवन को जीने में सक्षम होते हैं और सोशल मीडिया के चक्कर में खुद को खोने से बच सकते हैं। बातचीत पर ध्यान केंद्रित करते हुए लेखक ने तीसरे अंश में सोशल मीडिया के उपयोग का समय नियंत्रण करने के लिए विभिन्न उपायों की सलाह दी है। सोशल मीडिया एक शक्तिशाली और आकर्षक माध्यम है जो लोगों को खींच कर रखता है और उन्हें समय बर्बाद करने के लिए उकसाता है। इसीलिए समय का सही उपयोग करने के लिए निम्नलिखित उपाय समझने और अपनाने में मदद मिल सकती है। नियंत्रित समय बाध्यता। लोगों को सोशल मीडिया का उपयोग समयबद्ध रूप से करना चाहिए। इसका मतलब है कि वे सोशल मीडिया का उपयोग करें या अपने कार्यों के बीच। उन्हें सोशल मीडिया के चक्कर में लगे रहने से बचना चाहिए। यह समय के संचय को सुनिश्चित करेगा और व्यक्ति को अपने वास्तविक जीवन के साथ जुड़े रहने में मदद करेगा। समय सीमित करें। सोशल मीडिया के उपयोग का समय सीमित करना भी महत्वपूर्ण है। लोग एक निश्चित समय अवधि तय करके सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं और उस समय के बाद उन्हें यह बंद कर देना चाहिए। उससे वे अपना खाली समय अपने दोस्त और परिवारों के साथ बिता सकते हैं और अपने रुचियों में लगा सकते हैं। सोशल मीडिया का उपयोग उत्पादकता के लिए। एक महत्वपूर्ण सलाह यह है कि लोग सोशल मीडिया का उपयोग उत्पादकता के लिए करें। वे इसे विनाशकारी समय की जगह उत्पादक समय बनाने का प्रयास कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने की बजाय वे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयुक्त क्रियाओं के लिए कर सकते हैं। उन उपायों का पालन करने के लिए व्यक्ति सोशल मीडिया के साथ एक स्वस्थ और संतुलित संबंध बना सकता है, जो उसे उत्पादक और सक्रिय रहने में मदद कर सकता है और उसके वास्तविक जीवन को पूरी तरह से जीने में सक्षम बनाता है। इस अध्याय में लेखक ने निम्नलिखित मुख्य अंशों को विस्तार पूर्वक समझाया है। संघर्षों का सामना। लेखक दर्शाते हैं कि डीप वर्क के लिए संघर्ष करना आवश्यक होता है। व्यक्ति को अपने अभ्यास को स्थायी रूप से बदलने की ज़रूरत होती है और नई और सुधारित नियम और अनुशासन को अपनाने के लिए समय और उत्साह खर्च करना पड़ता है। इसके साथ ही संघर्षों का सामना करने के लिए व्यक्ति को अपने शक्तियों पर विश्वास करने और परिस्थितियों के साथ साहस से निपटने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। समर्थकों का साथ। डीप वर्क में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को उसके समर्थकों का साथ लेने की ज़रूरत होती है। समर्थक व्यक्ति को सबसे मुश्किल समय में भी सहारा देते हैं और उसे उत्साहित करने में मदद करते हैं। उन्हें सोच के साथ प्रोत्साहित किया जा सकता है और उन्हें डीप वर्क के लिए समय की प्राथमिकता। एक और महत्वपूर्ण अंश है व्यक्ति को समय की प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। डीप वर्क के लिए समय को नियमित करना और उसे अपने उद्देश्यों के लिए उपयुक्त रूप से समय की चोटी के दौड़ में व्यक्ति को ऊंचाई तक पहुंचने के लिए समय का बहुत मूल्य होता है और इसीलिए उसे समय का सफलतापूर्वक प्रबंधन करना चाहिए। इस अध्याय में लेखक ने डीप वर्क की प्राप्ति के पीछे छिपी वास्तविकता को समझाया है और यह दिखाया है कि संघर्षों, समर्थकों के साथ और समय के सठियाने के माध्यम से व्यक्ति डीप वर्क को सफलतापूर्वक अपना सकता है। डीप वर्क में निष्ठा, समर्पण और समय व्यवस्था के माध्यम से व्यक्ति अपनी पूर्णता की दिशा में आगे बढ़ सकता है और अपने अधिकांश कार्यों को सरल, उत्तरदायी और उत्कृष्टतापूर्ण कर सकता है। अंततः डीप वर्क एक प्रेरक पुस्तक है जो व्यक्ति को डीप वर्क के माध्यम से अपने जीवन को सक्रिय और उत्कृष्ट बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। लेखक के द्वारा प्रस्तुत की गई विचारधारा और तकनीकें वास्तव में मार्गदर्शक है जो हमें अपने प्रयासों को सफलतापूर्वक साकार करने में मदद कर सकती है। यह पुस्तक उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूना और अपने प्रत्याशयों को पूरा करना चाहते हैं। और आप दोस्तों, अगर ये पुस्तक आप पढ़ना चाहते हो तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दी है। आप उस वेबसाइट पे जाके उस पुस्तक को खरीद सकते हो और इसे पढ़ के
अपने कार्यों को डीप वर्क में तब्दील करके सफलताओं के नए शिखरों को छू सकते हो। सुनने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।